Yes, good evening, all of you. Can you see the screen? Good evening, sir. Yes, very good evening. Can you see the screen? Yes, sir. Yes, sir. Good evening, sir. Yes, very good evening. Now you can see on the screen today we are going to discuss about elegy and the pastoral elegy. Right? So first of all we will discuss about the elegy क्या होता है ये. देखिए इसमें से एग्जाम्स में जरूर आते हैं and I think so you have already studied about it. elegy के बारे में जरूर पढ़ा होगा आप लोगों ने अपने ग्रेजुएशन में और पीजी में भी पढ़ा होगा पक्का. तो देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इलाजी जो होता है एक सैड पोम है. शॉर्ट में आप कहोगे कि सैड पोम. ठीक है, सैड पोम ध्यान रखना. इस तरह के एग्जाम्स में भी आते हैं कि इलाजी क्या होता है, सैड पोम होता है. कुछ भी वो दे सकते हैं, मेलंकली वर्ड यूज कर देते हैं, राइट, फुल ऑफ डोम्स यूज कर देते हैं, या आपके जो कोई भी एक जो है नेगेटिव वर्ड्स इस तरह से यूज करते हैं. तो सैड पोम मीन एन इलाजी इज अ सैड पोम फॉर समवन हु इज डेड. राइट, क्या होता है सबसे मेन कि एक सैड पोम होता है. इलाजी का मतलब सैड सॉन्ग, जैसे आप लोग सैड सॉन्ग कहते हैं, लेकिन सैड सॉन्ग कैसा वाला सैड सॉन्ग होगा, खासकर किसी के डेथ पर. राइट, तो यदि हम इसके प्रिंसिपल फॉर्म्स की बात करें तो दो तरह के प्रिंसिपल फॉर्म्स होते हैं. एक सिंपल इलाजी होता है, पेस्टल इलाजी, जो मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को. तो इसका ओरिजिन भी कहां से है, ओरिजिन भी जो है ग्रीक वर्ड इलागस से हुआ है, जिसका मतलब होता है लैमेंटेशन सॉन्ग. देखो लिखा ना लैमेंटेशन, लैमेंट का मतलब होता है किसी पर जो है शोक मनाना, राइट, शोक वाले जो सॉन्ग होते हैं. सो इट्स ओरिजिन ग्रीक वर्ड से हुआ है. इसका ओरिजिन लैगस से, विच मींस अ लैमेंटेशन सॉन्ग और मॉर्नफुल सॉन्ग. देखो मॉर्न का मतलब भी होता है दुख व्यक्त करना, राइट, किसी पर जो हम जब अनहैप्पीनेस को जो एक्सप्रेस करते हैं, ग्रीफ को एक्सप्रेस करते हैं, उसे कहते हैं मॉर्नफुल सॉन्ग. तो ये बहुत बार आया हुआ एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, इसलिए जो पॉइंट्स है उसको ध्यान रखिएगा. तो मैंने क्या कहा आपको कि इलाजी एन इलाजी इज अ सैड सॉन्ग और सैड पोम फॉर समवन हु इज डेड. तो ये एग्जाम में आया हुआ कि किसके लिए लिखा जाता है, तो डेड पर्सन के लिए. या जो सैड सॉन्ग है इलागस से आया है, लेमेंटेशन सॉन्ग या जो मॉर्नफुल सॉन्ग. the forms of elegy were introduced in the 16th century. देखो सेंचुरी के बारे में मैंने आपको बताया था, सेंचुरी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए. जैसे अभी देखिए 2023 चल रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स ले लीजिए, इससे नंबर बन रहा है आपका 20, और 20 में 1 ऐड कर दोगे तो हो गया 21st सेंचुरी चल रहा है. सेम एज ये क्या बात कर रहे हैं, 16th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, राइट. 16th सेंचुरी में इसको जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है. इलाजिक मीटर इज आयम्बिक पेंटामीटर. ये भी मीटर में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, टेक्निकल वर्ड्स है ये, राइट, टेक्निकल वर्ड्स हैं. तो आयम्बिक पेंटामीटर तो बहुत ज्यादा पूछते हैं, तो आयम्बिक पेंटामीटर में जब मैं मीटरों के बारे में बताऊंगा तब आपको डिटेल में बता दूंगा वहां पे, राइट. इलाजिक मीटर इज अ आयम्बिक पेंटामीटर. ठीक है. काफी बार डर्ज वर्ड यूज करते हैं, तो क्या होता है, सिंपल इंग्लिश वर्ड है वैसे ही, वो किसके लिए आता है, वही लेमेंटेशन सॉन्ग के लिए आता है. डर्ज भी काफी बार क्या किया उन्होंने, ऑप्शन में डर्ज वर्ड दिया, राइट. तो डर्ज का मतलब भी आप समझ आएंगे कि इलाजी से ही रिलेटेड होता है, क्योंकि वो क्या होता है, लेमेंटेशन वाला सॉन्ग होता है, उसको डर्ज कहते हैं. ठीक है, लेमेंटेशन का सॉन्ग होगा वो क्या होगा आपका, डर्ज कहलाता है. अब यहाँ पे फीचर्स ऑफ इलेजी, क्योंकि इलेजी में सबसे मेन फीचर्स ही पूछते हैं. लेमेंटेशन होगा, राइट, जहां पे शोक व्यक्त करेंगे. डार्क वर्ड्स आर यूज, डार्क वर्ड्स का मतलब नेगेटिव वर्ड्स, राइट, डेथ, पास्ड अवे, राइट, इस तरह के जो नेगेटिव वर्ड्स आपके जो है यूज करते हैं. हैज गॉन, राइट, गॉन टू हेल, राइट, काफी जो है नेगेटिव वर्ड्स यूज होगा. नो मोर, कई सारे नेगेटिव वर्ड्स वो यूज करते हैं. सब्जेक्ट मैटर सीरियस, ये भी पूछा गया है काफी बार कि उसका सब्जेक्ट मैटर, खुद सोचो यदि लेमेंटेशन शोक व्यक्त कर रहा है तो डार्क वर्ड्स तो आएंगे ही आएंगे, और मैटर भी क्या होगा, सीरियस होगा. हाइपरबल भी यूज करता है. हाइपरबल मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, जिसको अतिशोक्ति कहते हैं. ठीक है, अतिशोक्ति कहते हैं. तो हाइपरबल भी यूज होगा कि बहुत ज्यादा अतिशोक्ति यूज करेगा वहां, राइट. ट्रिब्यूशन मिलेगा वहां पे, ट्रिब्यूट करेंगे कोई ना कोई. पर्सनिफिकेशन, पर्सनिफिकेशन ये सारा आपका फिगर ऑफ स्पीच है. मानवीकरण कहते हैं जब किसी आप नॉन लिविंग थिंग का लिविंग बीइंग और ह्यूमन बीइंग दिखाते हैं, वहां पे पर्सनिफिकेशन होता है. ठीक है, तो ये सारे क्या है आपके, ये इलाजी के फीचर्स है, राइट. तो मैंने कहा कि एक सैड सॉन्ग आप माइंड में सेट करो. सैड सॉन्ग, सैड सॉन्ग खास करके इसमें जब किसी की डेथ हो जाए,
तो खुद सोचिए, यदि डेथ हो जाए तो लेमेंटेशन तो मिलेगा मिलेगा, शोक तो व्यक्त करेंगे करेंगे। और यदि डेथ हो रही है, लेमेंटेशन है, तो डार्क वर्ड्स तो यूज होने होने, पॉजिटिव वर्ड्स कहाँ रहा फिर, ना? फिर उसके बाद सब्जेक्ट मैटर कैसा जाएगा, जब लेमेंटेशन है, डेथ है, डार्क वर्ड्स यूज हो रहे हैं, तो सीरियस वहां पे सब्जेक्ट मैटर हो जाएगा। फिर क्या होगा, हाइपरबोली यूज होगा, अतिशोक्ति, राइट? अतिशोक्ति, अतिशोक्ति का मतलब वहां पे किसी भी तरीके से कर सकते हैं पोएट कि मैं उसको गॉड के पास से ले आऊंगा, राइट? तुम्हारे लिए मैं ये करूंगा और वो करूंगा, तो वहां पे एक हाइपरबोल यूज करते हैं, राइट? ट्रिब्यूट तो दिखेगा दिखेगा, पर्सनिफिकेशन भी होगा, उसके सोल के साथ पर्सनिफाई कर देते हैं। अब इसमें जो मेनली आपको इलाजेस मिलते हैं इंग्लिश में, वो मेन क्या होता है, लव। अब देखो, लव को नेगेटिव मत ले, वैसे तो मैं आपको बताऊं, इंग्लिश लिटरेचर में लव ही लव मिलेगा, इसलिए आप देखते हैं कि whenever we watch any movie, so we will find love is the main thing. But whenever we are talking about the elegies, so actually we will find the love, but between whom? Between two friends, that can be between two lovers, right? Between mother and son, between two friends, that can be any love. ऐसा नहीं कि नेगेटिव हम सिर्फ लवर और बिलव्ड का लेंगे, राइट? तो ये मेन मेन मैंने देखो यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है आपको कि इसमें जो है इस तरह की चीजें आपको मिलेंगी। अब देखिए, इलाजिक स्ट्रेंजा क्या होता है, फर्स्ट 4 लाइंस। जो इलाजी मिल जाएगा आपको, वो स्टार्टिंग के फर्स्ट 4 लाइंस को पढ़ के ही मिल जाएगा, फर्स्ट 4 लाइंस, ठीक है? अब देखिए, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, लिखा नहीं यहाँ पे पूरा पूरा, ठीक है? तो मैं बता देता हूँ आपको, जैसे सिंपल इलाजी है, या जिसको हम पर्सनल इलाजी कहते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि सिंपल एलर्जी का दूसरा नाम क्या है, वो पर्सनल एलर्जी बोलते हैं, जो सिंपल वाला होता है, ठीक है? दूसरा एलर्जी क्या है, जिसको हम कहते हैं पेस्टल एलर्जी या इम्पर्सनल एलर्जी बोलते हैं। अब क्या होता है इसमें, देखिए कि यदि हम सिंपल एलर्जी की बात करें सिर्फ, तो क्या होता है कि वो भाई मॉर्निंग पर होगा, मतलब मॉर्निंग का मतलब जैसे लेमिटेशन की बात होगी ऑन द डेथ ऑफ समवन, ठीक है? और क्या होगा, इसका जो सब्जेक्ट या थीम मैटर होगा वो बड़ा ही सीरियस होगा, ये भी बता दिया मैंने आपको उसमें, ठीक है? और क्या होगा इसमें कि उसमें सैड जो है रिफ्लेक्शन दिखेगा आपको, क्योंकि अनहैप्पीनेस दिखाएंगे उसमें। और क्या होगा इसमें, एक ट्रिब्यूट होगा, भी हमने डिस्कस किया था किसी के लिए, ठीक है? ये सारे सिंपल वाले में, क्योंकि कोई लॉस्ट हो चुका है या कुछ आपने खो दिया लाइफ, राइट? या काफी बार होता है अब फॉल ऑफ अ सिटी के बारे में भी होता है, राइट? क्योंकि मान लीजिए कि वो एक सिटी है, वो पूरा बर्बाद हो गया, जैसे मान लो यूक्रेन है, यूक्रेन का हाल देखिए अभी, ये अभी गाजा पट्टी में लड़ाई हो रही है, कितनी सारी लड़ाई हो रही है, तो फॉल ऑफ अ सिटी, इसके लिए भी इलाजी लिख सकते हैं, क्लियर है? इसके लिए भी इलाजी लिख सकते हैं। या कोई डिफीट हो गया है किसी बैटल में, हार गया है, तो उस बैटल के डिफीट के लिए भी जो है वहां पे दिखा सकते हैं हम इलाजी, ठीक है? इलाजी को दिखा सकते हैं। जब इस तरह की चीजों को दिखाया जाता है तो ध्यान रखना, एक बार ध्यान रखना, जिसको हम कहते हैं नेशनल कैटेस्ट्रॉफी कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, नेशनल कैटेस्ट्रॉफी कहते हैं, कि बैटल हुआ, बैटल में हार गए, या वहां के जो है सिटी ही पूरी की पूरी फॉल हो गई, या कोई वहां का जो प्रेसिडेंट या कोई भी बड़ा जो है लीडर, उसकी डेथ हो गई, तो उसको हम लोग नेशनल कैटेस्ट्रॉफी कहते हैं, हम लोग जनरली उसको नेशनल कैटेस्ट्रॉफी, ठीक है? तो मैंने कहा मेन आपको क्या याद रखेंगे, लेमेंटेशन वर्ड याद रखोगे, कि जनरली वी राइट दी इलाजीज फॉर मॉर्निंग ऑन द डेथ ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, राइट? यदि जैसे आपने टेनिसन के बारे में पढ़ा हुआ था, टेनिसन ने लिखा था इन मेमोरियम, लिखा था इन मेमोरियम, टेनिसन इन मेमोरियम, तो किस पे लिखा था, आर्थर हेलम है, राइट? आर्थर हेलम थे, उनके ऊपर लिखा था ना, मेमोरियम करके, टेनिसंस इन मेमोरियम, तो इन मेमोरियम में क्या था, ऑन द डेथ ऑफ आर्थर हेलम के बारे में लिखा था। एक आता है, अभी आगे मैं बताऊंगा, मिल्टन का लिसिडास था, यदि आप लोगों ने में से किसी ने पढ़ी हो तो, किस पे था, उसका एक फ्रेंड था जिसका नाम था एडवर्ड किंग, उस पे लिखा था उन्होंने। तो देखो दो है ना, कि भाई यहाँ पे लेमेंटेशन है, यहाँ पे मॉर्नफुल चीजें दिखा रहे, सैड दिखा रहे, अनहैप्पीनेस दिखा रहे, बट लिखा किसने, जॉन मिल्टन ने, किस नाम से लिखा, लिसिडास नाम से। किसके डेथ पर लिखा, अपने फ्रेंड जो है एडवर्ड किंग के डेथ पर लिखा,
तो वो क्या है, इलायची तो हुआ वो। ऐसे एक और बड़ा फेमस आप लोगों ने में से किसी ने पढ़ा हो, डब्ल्यू एच ऑर्डन्स का जो है था, विलियम बटलर ईट्स का नाम सुना होगा, उसके डेथ पर लिखा था। फिर एक अर्नोल्ड ने लिखा था इसमें, थायरेसिस करके, राइट, वो किस पे लिखा था, ऑर्थर हग क्राउ के जो है लाइफ पे लिखा था उन्होंने, उसके डेथ पर लिखा। फिर पीवी शैली का आपने पढ़ा हो, एडोनाइज करके पढ़ा था उसमें, वो जॉन किट्स के डेथ पर लिखा था, लिखा था। तो ये सारे क्या है आपकी इलायचीज तो है, ये सारे के सारे इलायचीज होंगे, ठीक है। तो बस सिंपल का मतलब सिंपल ही होगा, बस आप पेस्ट्रोल समझ जाओगे तो सिंपल ही, तो बस इतना ध्यान रखना कि सिंपल को ही पर्सनल कहा जाता है, सिंपल को ही पर्सनल कहते हैं, कि बस सिंपल सैड सॉन्ग होगा, सैड पोम होगा, मौन होगा, लैमेंटेशन होगा, वो आपका सिंपल इलाजी है। सिंपल होगा तो वो क्या है, पर्सनल। क्यों? क्योंकि भाई कोई मैं अपने दोस्त के बारे में लिख रहा हूं ना, समझो जरा इसमें। यदि पीवी शैली ने जॉन किट्स के डेथ पर लिखा है, एडोनाइज करके लिखा है के नाम से जो इलाजी लिखी है उन्होंने, तो वो उनका तो पर्सनल रिलेशन हो गया ना, दोस्त दोस्त का, एक पोएट के नाते। वो दोनों ग्रेट पोएट थे, पीवी शैली भी ग्रेट पोएट थे, जॉन किट्स भी ग्रेट पोएट थे, तो क्या ये पर्सनल नहीं है? ये भी पर्सनल है, समझ रहे हैं? ये भी पर्सनल है। अभी जो मैंने कहा था इसमें कि टेनिसन ने लिखा है इन मेमोरियम करके, ऑर्थर हेलम के डेथ पे लिखा है। आगे तो वैसे मैं डिटेल में बताऊंगा आपको, थोड़ा थोड़ा फिलहाल बता रहा हूँ। तो बताइए कि टेनिसन ने जब इन मेमोरियम में अपने दोस्त जो है ऑर्थर हेलम के बारे में लिखा, या मान लो एज अ पोएट भी लिखा हो कि वो भी एक राइटर है, पोएट है, मैं भी एक पोएट, एक राइटर हूँ, लिख देता हूँ, तो हुआ तो पर्सनल ना वो, ठीक है, हुआ तो वो पर्सनल ना। क्लियर है? तो ये क्या है, सिंपल जो इलाजी होंगे वो क्या होंगे, वो भी पर्सनल कहलाए, ठीक है, वो पर्सनल कहलाए। अब देखिए, अब बात करेंगे हम लोग पेस्ट्रोल इलाजी की। अब देखो, कल मैं बता चुका था आपको पेस्ट्रोल का मीनिंग। पेस्ट्रोल का मीनिंग जो होगा वो आपके शेफर्ड से होगा, कि शेफर्ड वाले जो इलाजीज हो। अभी क्या होता है देखिए, कि सारा का सारा जो पोम होगा वो आपके पेस्ट्रल होगा, पेस्ट्रल फॉर्म। इलाजी तो होगी वो, लेकिन वो पेस्ट्रल इलाजी कब कहोगे आप उसको, जब पूरा का पूरा जो पोम होगा वो क्या हो, पेस्ट्रल फॉर्म में। इसका मतलब, पेस्ट्रल फॉर्म का मतलब कि काफी सारी चीजें जो कन्वेंशन क्लासिकल चीजें मिलेंगी, माइथोलॉजी का भी मिल सकता है उसमें, ठीक है। वहां पे एक शेफर्ड मिलेगा, राइट, वो क्या करेगा, शेफर्ड जो है किसी दूसरे शेफर्ड की डेथ पर जो है वो मौन करेगा, लेमेंटेशन करेगा। वहां पे इसके जो है पूरा का पेस्ट्रोल का मतलब रूरल एरिया का सीन होगा। हो सकता है जानवर दिखा दे, गोट्स वाली बात आ जाए, शिप वाली बात आ जाए, पास्चर जो घास के मैदान है उसकी बात आ जाएगी। फिर पेस्ट्रोल जो गांव के जो रूरल गॉड्स होते हैं, छोटे छोटे गॉड्स होते हैं, उनके बारे में बात होगी, गॉडेसेस के बारे में बात होगी, राइट, इन चीजों के बारे में। तो वह पेस्ट्रोल का मतलब हुआ कि आपके शेफर्ड कह सकते हो, या रूरल एरिया से रिलेटेड जो भी इलाजीज लिखे जाएंगे उसको आप क्या नाम दोगे, उसको नाम दोगे पेस्ट्रोल इलाजी नाम दोगे, ठीक है, पेस्ट्रोल इलाजी नाम दोगे। तो उसमें क्या देखो, यही तो हमने लिखा है यहाँ पे, देखो, इन द पेस्ट्रोल इलाजी द पोएट एज्यूम्स हिमसेल्फ एज अ शेफर्ड, एक शेफर्ड के रूप में अपने आप को दिखाते हैं, एंड वीप्स और रोते हैं ऑन द डेथ ऑफ अनदर शेफर्ड, और दूसरे अनदर शेफर्ड के डेथ के लिए रोते हैं। लेकिन देखो, हमारा पोएट शेफर्ड नहीं है यहाँ, समझना इस चीज को, ही इज नॉट अ शेफर्ड हियर, ओनली ही इज द पोएट, दैट्स व्हाई ही इज राइटिंग अ पोम, राइट, दैट्स व्हाई ही इज राइटिंग अ पोम, but he is assuming himself as a shepherd, he assumes, and he weeps on the death of another shepherd। तो अनदर शेफर्ड वो हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन कोई पर्सनल नहीं होगा कि वो खुद अपने आप को शेफर्ड मान रहा है और किसी दूसरे शेफर्ड के डेथ पे वो रो रहा है। ये पर्सनल नहीं है, ये इम्पर्सनल इलाजीज Sir, है। इन द shepherd पास्टल means. इलाजीज, हेलो, Sir, यस मैम shepherd प्लीज। means. शेफर्ड का मतलब गड़रिया होते हैं जो जानवर को चढ़ाते हैं, शीप या गोट, इनको जो चराने के लिए, घास चराने के लिए जाते हैं, उनको शेफर्ड कहा जाता Okay. है। बट मैम, हाँ, सो इन द पेस्टल इलेजी द होल पोम इज कास्ट इनटू द पेस्टल फॉर्म, डेवलप थ्रू पास्टल कन्वेंशन एंड क्लासिकल माइथोलॉजी। देखो, ये जो मैंने अभी आपको बताया था, तो उसमें आप, इसमें लिखा नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूं, वैसे ध्यान रखिएगा इसमें, क्योंकि नेम से आपको याद रहेगा, पेस्टल का मतलब रूरल, शेफर्ड उसमें मिलेगा आपको। भाई इलाजी तो है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, पेस्टल इलाजी में और सिंपल इलाजी में क्या फर्क होगा,
पेस्टोरल इलैजी में खुद अपने आप को वो शेफर्ड एज्यूम करेगा, किसी दूसरे शेफर्ड की जो है डेथ पर रोएगा वो, राइट, रोएगा, ठीक है। तो जब रोएगा तो क्या क्या उसमें जब वो पोम लिखेगा तो उसमें क्या होगा, बहुत सारी चीजों के बारे में बताएगा। जैसे वहां पे कुछ इमेजेस मिलेंगे, गोट्स के बारे में बताएगा, शीप के बारे में बताएगा, पास्चर्स के बारे में बताएगा, पेस्टोरल गॉड्स के बारे में बताएगा। पेस्टोरल गॉड्स का मतलब होता है जो गांव के होते हैं, एक पर्टिकुलर प्लेस का कोई गांव होता है, जैसे पहाड़ों में गोलू देवता है, वो पर्टिकुलर प्लेस के जो है गॉड है, ठीक है। तो ये क्या पास्टोरल गॉड्स कहलाए, राइट। हमारे यहाँ पे एक शीतला माँ करके हम लोग पूछते थे गांव में, तो वो क्या है, वो आपकी जो है एक गॉडिस है वो, ठीक है, वो क्या पास्टोरल गॉडिस हो, समझ रहे हो ना। तो इन चीजों के बारे में वहां पे दिया होगा, इन चीजों के बारे में दिया होगा, ठीक है। आज मैंने बहुत सारी चीजें नोट्स में लिखा नहीं, मैं बता रहा हूँ लेक्चर्स में आपको, ठीक है। तो इन चीजों को जो मैं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजें बताता हूँ आप लोग नोट भी करेंगे, ऐसा नहीं कि खाली इसके भरोसे रहेंगे आप लोग, ठीक है। कोई चीज एक्स्ट्रा बता रहा हूँ तो एक्स्ट्रा आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, एक और मैं आपको हेडिंग बता देता हूँ उसमें, एक मान लीजिए द वाइडर implication the wider implications of an elegy। अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ। इलायची को देखो बहुत लोग लाइटली लेते हैं, सॉरी लाइटली लेते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आगे जो मेन मेन चीजें वो मैंने देख रखा है, तो यहाँ सिर्फ समझने वाली चीजें थी इसमें, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या मतलब होता है कि जैसे कि हमें पता है कि भाई इलायची का मतलब क्या होता है, मॉर्निंग, MOURNING। देख ध्यान रखना, मॉर्निंग की स्पेलिंग क्या बता रहा हूँ मैं, MOURNING, मॉर्निंग। इस वर्ड को माइंड में सेट कर लीजिए, लेमेंटेशन या मॉर्निंग जरूर मिलेगा आपको एग्जाम में, जरूर, 100%। तो क्या होता है, व्हेन वी एक्सप्रेस आवर सॉरो, व्हेन वी एक्सप्रेस अनहैप्पीनेस, व्हेन वी एक्सप्रेस ग्रीफ, दैट इज नोन एज मॉर्निंग, शोक मनाना। तो क्या होता है भाई, यदि हम इलायची की बात करें कि इसका इम्प्लीकेशन कहाँ होता है, तो भाई ऑब्वियसली जब किसी की डेथ होती है पर्टिकुलर पर्सन की, हम उसकी डेथ पे रोते हैं, और पोइट क्या करता है, पोइट जो है इस चीज को उसमें लिखता है उसके डेथ के बारे में, राइट। उस डेथ को बहुत वास्ट दिखाता है कि उसकी लाइफ में वो डेथ बहुत इंपॉर्टेंट था, वो पर्सन उसको दिखाएगा, ठीक है। काफी बार क्या होता है कि डेथ को वो एक इंस्पिरेशन मानकर चलता है कि डेथ हमें बहुत सारी चीज सिखा कर जाती है, राइट। कैसे डेथ सिखा कर जाती है, इसका इम्प्लीकेशंस कैसे करते हैं कि मान लीजिए कोई पर्सन है, वो बहुत मेहनत किए, खूब पैसा कमाया लाइफ में, तो क्या होता है, वो वो हमें इंस्पायर करके जाता है। जो मैं इलायची की बात कर रहा हूँ, विच टाइप ऑफ इलायची विल फाइंड, वी विल डिस्कस लेटर अबाउट इट। जो इंस्पिरेशन वो कैसे देता है कि कहते हैं समटाइम्स डेथ इज द इंस्पिरेशन एंड सोल थिंग। जो इलायची का सबसे मेन होता है वो होता है डेथ हमें इंस्पायर करेगा, और वो एक सोल थीम है, मतलब ओनली थीम है डेथ इस इलायची का। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग डेथ, we have to show our grief, we have to express our grief on the death of someone, right। इस तरह के आपको मिलेंगे इसमें। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको कि मिल्टन क्या करता है, वो लेमेंट्स करता है, वो दिखाता है कि जो है डिग्रेडेशन कैसे हुआ पोइट्री का और रिलीजन का, धर्म का,
किसमें, जब लिसिडास में वो बात करेगा, लिसिडास को जब पढ़ोगे आप तो पूरे को जब पढ़ोगे तो दिखेगा पोइट्री में का और रिलीजन का कैसे डिग्रेडेशन हो रहा है। जैसे अभी देख लो, अभी हो रहा है ना, जॉन मिल्टन कितने पहले लिख कर गए हैं, ठीक है, कि इस समय तो जैसे हमारे इंडिया की बात करो तो इंडिया में भी कोई डिग्रेडेशन हो रहा है रिलीजन का। ऐसे ही मिल्टन ने लिसिडास में लिखा है कि रिलीजन का किस तरह से, पोइट्री का किस तरह डिग्रेडेशन हो रहा है। खासकर उन्होंने लिखा था क्लर्जीमैन पर। क्लर्जीमैन कौन थे, जो पादरी होते हैं क्लर्जीमैन, वो कैसे करप्ट हो गए थे, कैसे करप्ट हो गए थे, राइट। सॉरी टू यूज दिस टाइप ऑफ वर्ड हियर इन द क्लास, कि जैसे मान लीजिए अभी पंडित जी लोग होते हैं, सारे पंडित जी तो ऐसे नहीं होते, कुछ पंडित जी होते हैं सिर्फ वो पैसों के बारे में सोचते हैं, सिर्फ वो पैसों के बारे में। यही चीजें लिसिडास में जो है जॉन मिल्टन ने लिखा था, वो लेमेंट कर रहे थे कि पोइट्री की हालत क्या कर दी और रिलीजन की हालत क्या कर दी। किसने की ऐसा, वो किया था करप्ट जो क्लर्जीमैन थे, राइट। वो क्लर्जीमैन से जो है उन्होंने कहा। अभी मैं आपको आगे पैसे पूछने भी वाला हूं उसमें, जैसे बड़ी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, मैं आपको यहाँ पे वैसे लिखा नहीं है, आगे से मैं बता देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, जो ये देखिए इसमें, ये जॉन मिल्टन की लाइन है, देखो जॉन मिल्टन क्या कहते हैं। टू दैट टू हैंडेड engine at the door stands ready to smite once and smite no more. What is Milton hinting in this lines? खैर वो मैं बाद में आपको बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या देखो क्या कह रहे हैं, यहाँ पे उस क्लर्जीमैन की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्लर्जीमैन की बात कर रहे हैं कि क्लर्जीमैन किस तरह से जो है उनके कंट्री को बर्बाद कर रहे हैं, उसमें बर्बाद कर रहे हैं, और किस तरीके से जो है वो क्लर्जीमैन जो है इसको व्यापार बना लिया, एक बिजनेस बना लिया उन लोगों ने उस चीज को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वो क्या कह रहे हैं कि क्लर्जीमैन तुम जितना भी कर लो, ठीक है, क्लर्जीमैन कितना भी कर लो तुम, तो कौन तुम्हें पनिश करेगा, तुम्हें जो है गॉड जो है एक दिन जरूर पनिश करेगा तुम्हारे इस करप्ट क्लर्जीमैन को। तभी तो वो कह रहा है, देखो, टू हैंडेड engine at the door stands ready to smite once and smite no more, राइट। तो ये किसकी बात चल रही है, गॉड की बात चल रही है, कि गॉड जो देखता है, मान लो क्लर्जीमैन, तुम पंडित हो, सोसाइटी तुम्हें बहुत मानती है, लेकिन तुम यदि गलत काम करोगे तो क्या करेगा, गॉड देखेगा उस चीज को ना, हम लोग कहते हैं भगवान सब देखता है, तो गॉड जो है क्या करेगा, गॉड विल पनिश द करप्ट क्लर्जीमैन। तो देखो यहाँ पे पूछा है ना, इन व्हाट इज मिल्टन हिंटिंग एट दिस लाइंस, तो पहला वाला आपका ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, दैट गॉड विल पनिश द करप्ट क्लर्जीमैन, राइट। क्लर्जीमैन दिया था यहाँ, और मैंने आपको बताया था ऊपर, यहाँ पे पॉलिटिशियंस दिया है, रॉयलिस्ट दिया है, डेमोक्रेसी दिया है, लेकिन क्लर्जीमैन के बारे में बात करते हैं, क्लर्जीमैन के बारे में बात, ठीक है। ऐसे देखिए, ऐसे ही टेनिसन ने जो है, टेनिसन ने लिखा था, मैंने आपको था मेमोरियम में, उसमें क्या करते हैं वो, उसमें भी इसी के बारे में बात करते हैं कि द पजल ऑफ लाइफ एंड डेस्टिनी कॉशंस, राइट, नॉट टू रेनाउंस फेथ इन द परस्यूट ऑफ नॉलेज, राइट। काफी सारी, जिसमें शायद है नहीं वो लाइनें, नहीं तो मैं आपको बताता, उसमें वो लाइनें है नहीं यहाँ पे, ठीक है। बोला नहीं, उसमें वो कहते हैं कि लेट नॉलेज ग्रो फ्रॉम मोर टू मोर, बट मोर ऑफ रेवरेंस इन अस dwell, that mind soul according to dwell may make one music as before। तो यहाँ पे फिलहाल आप इतना समझ लो, जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, कि वहां पे वो टेनिसन जो है अपने मेमोरियम में वो इस लाइफ के जो है इस पजल भी हम पढ़ रहे हैं, सॉरी टू, मैं बस डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, लेकिन जो है वो क्या कहते हैं कि हम लाइफ में क्या कर रहे हैं, अभी जस्ट मान लो तैयारी कर रहे हैं, नौकरी लगी, तो क्या है उसका लास्ट, क्या है, क्या मिलेगा लास्ट में, आर वी गोइंग टू कैरी एनीथिंग आफ्टर डेथ, नथिंग। चाहे वो पैसा हो, चाहे हमारे मार्कशीट हो, चाहे हमारे मार्क्स हो, चाहे हमारी प्रॉपर्टी हो, चाहे हमारे बच्चे हो, नथिंग वी आर गोइंग टू कैरी आफ्टर दिस लाइफ, ठीक है। इसके बारे में वो बताते हैं इसमें,
आगे देखिए इसमें, ये देखिए इसमें, ये देखिए जिसकी बात कर रहा था मैं, इन एलिजीज इन इंग्लिश इन मेमोरियम 1850, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इन मेमोरियम। किसने लिखा था यार? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन लिखा था, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, इन मेमोरियम 1850, ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये भी पूछ लेते कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जिनकी बात कर रहे हैं वो कौन थे? विक्टोरियन पोएट थे। ओरिजिनल टाइटल क्या था इसका? ओरिजिनल था द वे ऑफ द सोल ऑफ कंपोज्ड, राइट? काफी बार होता है ना कि किसी नाम से लिखा जाता है, बाद में किसी नाम से वो नेम चेंज कर, तो वो फेमस हो गया। इन मेमोरियम के नाम से ज्यादा फेमस है, लेकिन इसका ओरिजिनल टाइटल क्या था? द वे ऑफ द सोल कंपोज 1949, 1849, 1849 में किया, तो बाद में चेंज करके इन मेमोरियम के नाम से इन्होंने किया, 1850 में दोबारा पब्लिश किया, राइट? और देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है, टुक इयर्स और टू कंप्लीट, 17 इयर्स लगे कंप्लीट कर रहे। मेरे को जो हाईलाइटेड है सब पूछा गया है। इन मेमोरियम को 1850 में लिखा गया, किसने लिखा था? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन कौन से पोएट थे? विक्टोरियन पोएट थे। विक्टोरियन पोएट का मतलब इस समय क्वीन विक्टोरिया रूल कर रही थी, क्वीन विक्टोरिया, मैं पढ़ाऊंगा आपको, क्वीन एलिजाबेथ, एलिजाबेथन पीरियड, क्वीन विक्टोरिया, विक्टोरियन पोएट, ठीक है, वहां से बनाए सारी चीजें। इसका ओरिजिनल टाइटल क्या हुआ था? वे ऑफ द सोल कंपोज 1940, 1849, एक साल पहले, ठीक है। कितने साल लगे? 17 साल। सोचो जरा, इसमें एक पोम को कंप्लीट करने में 17 साल लगा दिए, 17 इयर्स लगा दिए, 17 इयर्स। किसके डेथ पर लिखा था इसमें? ये लिखा था आर्थर हेलम। कौन था आर्थर हेलम? टेनिसन का फ्रेंड था, टेनिसन का फ्रेंड था। क्यों लिखा पता है? क्योंकि बहुत ही जो है कम एज, ओनली 22, ये लिखा भी है, देखिए एज 22, 22 साल की उम्र में जज की डेथ हो गई थी, इसकी, आर्थर हेलम की, 22 साल की उम्र में। और इतना टैलेंटेड था ये, कहते हैं बहुत टैलेंटेड थे आर्थर हेलम। तो टेनिसन को ये लग रहा था कि यदि 22 साल के एज में इतना बढ़िया लिख रहा है तो आगे जाकर वो कितना बढ़िया लिखता। तो बहुत शॉक्ड हुआ था ये, राइट? कंप्लीट जो सरप्राइज था इसके लिए कि कैसे इसकी डेथ हो गई। तो किससे डेथ हुई थी यहाँ पे? सीएस से, सेलिब्रल हेमरेज, जो ब्रेन हेमरेज भी कहते हैं आप लोग उसमें, तो इस जो है हेमरेज से जो है इसकी डेथ हुई, ठीक है। तो क्या किस पे लिखा था? आर्थर हेलम के डेथ पर लिखा था, टेनिसन का फ्रेंड था, डाइड इन वियना इन 1833। सारी चीजें देखो, एक एक पॉइंट यहाँ पे। हालांकि इन मेमोरियम को थोड़ा हुआ तो देख लेना, आप उसमें समरी तो देख लेना, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है, हो ही नहीं रही है, राइट? सॉरी, सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है। स्क्रीन शो नहीं हो रही है? यस, स्क्रीन इज विजिबल और नॉट ऑल सर ऑफ यू विजिबल विजिबल है सर। विजिबल मैम, सो चेक योर मैम, all the aspirants they are saying this is visible, so in memoriam this is very important, ठीक है। देखिए मैं आपको बहुत सारे बताऊंगा, लेकिन मैं कुछ कुछ जो बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे अभी मैंने जॉन मिल्टन का कहा था लिसिडास, तो ये आपका हो गया इसमें इन मेमोरियम, जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का, ठीक है। तो जो जो पॉइंट्स बता रहे हैं वो सब पॉइंट्स आप याद करेंगे, ध्यान रखिएगा, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना है। फिर देखिए ले लेते हैं हम लोग रग्बी चैपल, ठीक है। वैसे मैं आगे बताऊंगा रग्बी चैपल का भी, ठीक है, रग्बी चैपल का भी, लेकिन इसको हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं। रग्बी चैपल क्या था? मैथ्यू अर्नोल्ड, यदि आप में से किसी ने पढ़ा हो मैथ्यू अर्नोल्ड को, तो ये भी विक्टोरियन पोइट थे, मैथ्यू अर्नोल्ड। रग्बी चैपल, रग्बी फुटबॉल से याद रखिएगा, ठीक है, मैथ्यू अर्नोल्ड, रग्बी चैपल। तो विक्टोरियन पोइट थे, इन्होंने किस पर लिखा था? डेथ अर्नोल्ड्स फादर, जो मैथ्यू अर्नोल्ड थे उनके फादर के ऊपर लिखा था। कब हुई थी डेथ उनकी? 1842 में डेथ हुई थी, राइट? किससे हुई थी? हार्ट डिजीज से हुई थी। देखो क्यों ये सब पूछते हैं, क्योंकि भाई रग्बी चैपल बहुत फेमस हुआ। अब देखिए हम लोगों ने इसको देखा सुना नहीं, इसको पढ़ा नहीं होगा हम लोगों ने,
लेकिन मान लीजिए जैसे कोई मूवी है, जैसे मान लो हमारे इंडियन बॉलीवुड में शोले मूवी है, बहुत फेमस हो गया। अब भाई इतना फेमस हो गया, इतने सालों तक चला, आज भी उसके डायलॉग अलग लोग होते तो पूछ लेते हैं लोग एक जनरल नॉलेज के तौर पर, कौन थे, क्या थे, नहीं थे। ऐसे ही रग्बी चैपल जो है, क्योंकि उस समय किताबें फेमस होती थी, पोएट्री फेमस होती थी, ड्रामा फेमस होता था, तो उस समय ये रग्बी चैपल फेमस हुआ। मैथ्यू अर्नर ने लिखा था, विक्टोरियन पोएट, क्योंकि उन्होंने डेथ पर लिखा था, अपने फादर के डेथ पर 1842 में डेथ हुई, राइट, हार्ट डिजीज से। और पब्लिश कब किया था? 1867, ठीक है, 1867। तो ये सब क्या है? ये इलाजीज है आपके। अब देखिए पेस्टोरल इलाजीज की बात करते हैं। लिसिडास, लिसिडास क्या है? जॉन मिल्टन ने लिखी है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था। देखिए इंपॉर्टेंट मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, बाकी तो मैं सारा बताऊंगा जो जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है। तो क्या है? डेथ ऑफ एडवर्ड किंग, लिसिडास, राइट। ये जो एडवर्ड किंग है, इन्हीं का नाम लिसिडास बोला गया था। वो कैसे मरे थे? एक आयरिश सी में जो है डूब कर मरे थे। अब सोचिए जरा इसमें, राइट, कि जो एक किंग है एडवर्ड किंग, जिनको लिसिडास कहा गया है, वो आयरिश सी में जो है डूब के मरे थे। तो इसमें पूछा जाता है कि जॉन मिल्टन ने किसके डेथ पर लिखा था जो डूब के मरा था? एडवर्ड किंग। या एडवर्ड किंग कैसे मरा था? हाउ डिड ही डाई? सो बाय ड्राउनिंग इन द आयरिश सी, right? What was the name? अगर ऐसे पूछा, what was the name written by John Milton, which was written on the death of Edward King? Then that is a pastoral elegy. So आप बोलेंगे लिसिडास, घुमाकर भी पूछ सकते हैं, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। pastoral elegy, लिसिडास, जॉन मिल्टन, राइट, एडवर्ड किंग, लिसिडास, आयरिश सी, ड्रॉन भी वर्ड याद रखेंगे, 1637, 1637, ठीक है। अब आगे देखिए इसमें, अब हम बात करेंगे कुछ ग्रेट इलाजीज की, क्योंकि सबके बारे में डिटेल में हम डिस्कस नहीं कर सकते। तो देखिए इसमें सबसे पहले टाइटल पोएट मिल जाएगा। जो पहला अंडरलाइन नेम होगा वो पोएट का नेम होगा। दूसरा जो नेम होगा वो टाइटल होगा कि किस नाम से इलाजी लिखा गया है, ठीक है। और तीसरा यह है कि पर्सन हुज डेथ इज मोर्न, किसके डेथ पर लिखा है, किसके डेथ पर लिखा गया। तीन चीजें ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि यही से एग्जाम में पूछेंगे आपसे। तो क्या है? पहला है जॉन स्कल्टन, क्या है? डर्ज ऑन एडवर्ड फोर, डर्ज ऑन, तो डर्ज का मतलब मैंने बताया था कि जो लेमेंटेशन होता है, मॉर्निंग होता है एडवर्ड फोर के। तो नाम से ही पता लग रहा है कि भाई लेमेंटेशन हो रहा है, मॉर्निंग हो रही है, वी आर एक्सप्रेसिंग अवर ग्रीफ ऑन द डेथ ऑफ एडवर्ड फोर। एडवर्ड किंग जो है ये किंग थे, तो किंग एडवर्ड फोर की डेथ पे जो है क्या हो रहा है इसमें? तो अगला क्या है? नंबर 2 ऑक्लीव है, द रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस, राइट, रेजिमेंट। तो किसने लिखा है ये चौसर पे के जो है लिखा गया था, ऑक्लेव ने लिखा था रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस के नाम से, राइट, चौसर के डेथ। आगे देखिए, ध्यान रखना एक चीज मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्स में, कि जितने पोएट या राइटरों ने किसी किंग के डेथ पर लिखा है, जनरली वो फ्लैटरर्स थे, राइट, क्योंकि देखो दुनिया ऐसे ही चलती है कि आप फ्लैटरिंग कर रहे हो तो आपको भाई पोस्ट मिलेगी, आप जो है अच्छे रहोगे, अदरवाइज नहीं मिलेगी आपको। तो सेम ध्यान रखना, यदि कोई पोएट किसी पोएट के ऊपर लिख रहा है तो भाई वो फ्रेंडशिप है, या तो वहां पे रियल में लेमिटेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया, तो यहाँ पे देखिए ऑक्लेव द रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस के नाम से लिखा था, टाइटल था, किसके? चौसर पे डेथ थे। ऐसे स्पेंसर ने लिखा है आपका एस्ट्रोफिल, एस्ट्रोफिल 1586 में, किसके डेथ पर? फिलिप सिडनी के डेथ पर, राइट। फिर मिल्टन ने लिखा था लिसिडास 1637 में, एडवर्ड किंग के ऊपर लिखा था। हालांकि देखिए जॉन मिल्टन एक अच्छे पोइट थे, अच्छे राइटर थे, देयर इज नो डाउट, राइट, लेकिन होता था, देखिए अच्छा पोइट भी काफी बार जो राजाओं के बारे में लिखते थे, राइट, इनाम के लालच में, किस लालच में। तो लिसिडास 1837 एडवर्ड किंग के बारे में लिखा कि उनके डेथ पर। फिर है ड्राइडन, हीरो स्टेंजास ऑन द डेथ ऑफ क्रॉमवेल के नाम से लिखा था,
तो नाम से पता लग रहा होगा क्रॉमवेल के डेथ पर लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए थॉमस ग्रे। तो क्या है, इलायची रिटर्न इन अ कंट्री चर्चार्थ, ये तो कंफर्म आप लोगों ने कभी ना कभी पढ़ी होगी, राइट। हाँ, रिटर्न इलायची रिटर्न इन अ कंट्री चर्चार्थ, काउंटी चर्चार्थ। तो कब लिखी गई है, पब्लिश हुई 1751 में। मैनकाइंड एंड, ये सारे जो है मानव जाति के ऊपर लिखा गया, ये किसी पर्सनल पर्सन पे नहीं। फिर है पीवी शैली, एडोनियस, ये भी काफी बार पूछा गया। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा आपको बुक्स के नेम याद होने चाहिए। और मैं सबसे बेहतरीन तरीका बताऊं, क्योंकि मैं रोज कितना दे रहा हूं, देखो आपको मैं देता हूं तो मुश्किल से 15-20 से ऊपर नहीं हुआ। यहाँ पे देखो, ये 11 हो गए, 11 और 3 14 हो गए, 14 और 2 16 हो गए। ठीक है, तो 16 बुक्स के नेम देता हूं जिसको, तो 16 का 5-5 मिनट के यदि आप थोड़ा थोड़ा वीडियो देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इस तरह याद करने का तरीका ये याद होता है इसमें। अगला क्या है इसमें, अगला है पीवी शैली। एडोनाइस जो है 1821 में जॉन किट्स के डेथ पर लिखा था, जॉन किट्स पे। फिर है विलियम कॉलिंस। प्लीज इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल, एवरी डे यू हैव टू लर्न दीज नेम्स, एवरी डे। देखो लर्निंग वाला है, ग्रामर में समझाएगा वो प्रैक्टिस चाहिए, यहाँ पे लर्निंग वाला तो लर्न करना पड़ेगा आपको, एवरी डे यू मस्ट लर्न इट, राइट। नाउ विलियम कॉलिंस, इन यॉन्डर ग्रेव आ ड्रूइड लाइज, जेम्स थॉमसन के डेथ पे लिखा था। फिर जो है टेनिसन के ऊपर लिखा गया, इन मेमोरियम, इन क्या है, मेमोरियम होना चाहिए, वेट, हाँ, इन मेमोरियम अभी हम डिस्कस किया था। तो क्या है, ऑर्थर एलम के उस पर लिखा था, ऑर्थर हेलम के उस पे। फिर देखिए इसमें मैथ्यू अर्नोल्ड थायरेसिस 1861, मैथ्यू अर्नोल्ड ने, और मिलकर रग्बी चैपल अभी हमने डिस्कस किया था। ये है आपका ए एच क्लो के ऊपर, और ये अर्नोल्ड्स के फादर के ऊपर लिखा था, रग्बी चैपल अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था, राइट। तो ये जो हमने 11 पढ़ी, 11 क्या है, ग्रेट इलाइजीज है, ये बिल्कुल पर्सनल इलाइजीज तो हमने जो डिस्कस किया था पर्सनल, ठीक है, जो सिंपल इलाइजीज होते हैं। लेकिन पेस्टोरल इलाइजीज क्या है, जहां पे अभी मैम पूछी थी शेफर्ड क्या होता, तो वो अपने आप को शेफर्ड मान लेगा और वहां पे गांव के सीन को दिखाएगा, दूसरे शेफर्ड के ऊपर दुख दुख व्यक्त करेगा। तो यहाँ पे वो मिल्टन ने भी किया लिसिडास में, हालांकि ये इलायची भी है, और साथ में क्या है आपके जो है पेस्टोरल इलाइजीज पे। तो किस पे लिसिडास, किस पे किया गया है इसमें, आपके जो है एडवर्ड किंग के ऊपर किया गया। ऐसे पीवी शैली जो एडोनेस लिखा, जो ये ऊपर है इलायचीज है, तो वो आपके पेस्टोरल इलायचीज भी है, जॉन किट्स पे डेथ देगा। मैथ्यू अर्नोल्ड ने जो थेरेसिस लिखा है, थेरेसिस 1861 में, वो एच क्लो पर लिखा, ये आपके पेस्टोरल इलायचीज, समझ आ रहा है। क्योंकि देखो पेस्टोरल इलायचीज तो है ही है, क्योंकि पेस्टोरल रूरल एरिया के बारे में बताया, गोट के बारे में बताया, शेफर्ड के बारे में बताया, तो वो इलायचीज तो है ही, क्योंकि मॉर्निंग हो रही है वहां पे, किसी के डेथ के ऊपर जो है यहाँ पे शोक व्यक्त कर रहे हैं आप। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे, सर। आगे देखिए यहाँ पे नॉन सीरियस इलाजीज, ओलिवर गोल्डस्मिथ की थी, जो इतनी सीरियस नहीं, इलाजीज ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग। अब इलायची इलायची लिख रहे हैं, तो अब यहाँ पे एक पागल कुत्ते के डेथ के ऊपर इलायची लिख दी ओलिवर गोल्डस्मिथ ने, तो क्या ये सीरियस है? नहीं सीरियस है, क्योंकि एक पागल पागल कुत्ते के ऊपर लिखी है उन्होंने। ऐसे थॉमस ग्रे ने लिखी है ऑन द डेथ ऑफ अ फेवरेट कैट के डेथ के ऊपर, ये भी थोड़ी ना सीरियस है, ये भी क्या है, नॉन सीरियस इलायची इलायची है, क्योंकि डेथ पर लिखा, डेफिनेशन को फॉलो कर ही रहा है बस। ठीक है, डेफिनेशन को फॉलो कर ही रहा है, इसलिए क्या बन गया, ये आपकी इलायची बन गया। लेकिन क्या है, नॉन सीरियस इलायची होता है, राइट, नॉन सीरियस इलायची होता है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, इसमें से काफी सारी चीजें मैंने बताई, काफी सारी चीजें नहीं बताई, फिर भी कोशिश करेंगे आंसर देने की आप लोग इसमें। जैसे पहला है स्पेंसर मॉन्स, राइट, स्पेंसर मॉन्स, मॉन्स का मतलब था शोक व्यक्त करना, द डेथ ऑफ सिडनी इन एन इलायची, चूज द करेक्ट टाइटल। वो करेक्ट टाइटल क्या था? एस्ट्रोफल। East अभी शायद ऊपर बताया हो मैंने, C सी octopus. Yeah, octopus.
हाँ, क्या है आपका? सी। हाँ, ये देखिए यहाँ पे सामने दिख रहा है आपके थर्ड वाला, ये देखिए स्पेंसर है, ठीक है। स्पेंसर मॉर्न्स ऑन द डेथ ऑफ सिडनी, राइट। सिडनी, ये देखो फिलिप सिडनी लिखा है, पूरा नाम इनका फिलिप सिडनी है, इंडियन एनर्जी। तो कौन सा है? एस्ट्रोफेल है। तो एस्ट्रोफेल कौन सा ऑप्शन है आपका? थर्ड ऑप्शन हुआ यहाँ, थर्ड ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन है, ऑन द डेथ ऑफ क्रॉमवेल ड्राइडन रोड सम elegiac stanza, find their correct title. हीरोइन। heroic stranger. Heroic stanza। Heroic stranger. हाँ, ये क्रॉमवेल वाला बताया था मैंने अभी शायद। ड्रैगन। अभी देखते हैं। फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर। ये देखिए, हीरोइक स्टेंजास ऑन द डेथ ऑफ क्रॉमवेल। तो किसके, क्रॉमवेल के डेथ पे वो लिखा था। तो क्या था? हीरोइक स्टेंजास। क्या है? हीरोइक स्टेंजा, ठीक है। जब उसके ब्रेवरी के बारे में बताया गया था क्रॉमवेल के, तो उन्होंने इसमें किया। थर्ड देखिए इसके बाद, मिल्टन रोट लिसिडास टू मॉर्न ऑन द डेथ ऑफ होम। अभी हमने डिस्कस किया था। बी। बी। मिल्टन का एडवर्ड। Edward. तो देखिए यहाँ पे क्या है, जॉन मिल्टन ने लिसिडास लिखा है, एडवर्ड किंग को ऊपर लिखा है इसमें, ठीक है। तो एडवर्ड यंग दिया है इन्होंने, ठीक है। तो एडवर्ड हम किंग कर देते हैं, एडवर्ड यंग। काफी बार एग्जाम में ऐसे भी देते हैं, तो जो क्लोज आंसर होगा उसी को आप लोग टिक करेंगे उसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 4। इन लिसिडास मिल्टन राइट्स, इन लिसिडास मिल्टन राइट्स the for we were nursed upon the self same hill. What does he mean by self same hill? हालांकि देखो ये मैंने पढ़ाया नहीं आप लोगों को डिटेल में, तभी पूछ लिया। मैंने कहा था कुछ नहीं पढ़ाए हुए वाले क्वेश्चंस में मिलेंगे आपको, तो कोशिश करें आंसर देने की, यदि किसी ने पढ़ा हो तो। सर डी। A. देखिए आंसर यहाँ पे फोर्थ का सी होगा, द सेम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वेयर दे स्टडी। देखो वो क्या करते थे, इन लिसिडास मिल्टन राइट्स फॉर वी वर नर्स्ड अपॉन द सेल्फ सेम हिल। व्हाट डज ही मीन बाय सेल्फ सेम हिल? अब यहाँ पे कि एक ही जो है यूनिवर्सिटी में दोनों पढ़ा करते थे, राइट। ये जो एडवर्ड किंग है और हमारे जॉन मिल्टन है, ठीक है, जॉन मिल्टन है। तो यहाँ पे जो है उस वजह से जो है ये उस पर शोक बैक करते हैं कि बताओ इस तरह से वो उसकी डेथ हो गई। सेम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वेयर द स्टडी, ये वहां पढ़ा करते थे, ठीक है, इसलिए इस तरह से वर्ड दिया है। आगे देखिए, इन लिसिडास मिल्टन राइट्स द टू हैंडेड engine at the door stands ready to smite once and smite no more। ये तो अभी हमने डिस्कस किया था। What is Milton hinting at in these lines? अभी बताया था मैंने आपको। हाँ देखो इस तरह से पढ़ोगे ना आपको याद रहेगा, लेकिन देखो सिलेबस इतना मैं डिटेल में पोएट्री नहीं पढ़ा सकता आपको, राइट। लेकिन जैसे जैसे मैं हिंट्स दे रहा हूँ आपको पढ़ने के लिए, थोड़ा सा सेल्फ स्टडी की तरफ फोकस करना। दैट गॉड विल पनिश करप्ट क्लर्जीमैन, क्योंकि वो टेंशन ले रहे थे अपने रिलीजन और अपने पोइट्री पर, पोइट्री की भी हालत गंभीर कर दी, और हमारे जो है क्लर्जीमैन ने भी जो है हमारे रिलीजन की हालत गंभीर कर दी, ठीक है। इस पे कर रहे थे इसमें। सर स्माइट का मतलब क्या होगा यहाँ? कहाँ सर? स्माइट, स्माइट इसी में। हाँ यहाँ देखिए सर ने पूछा यहाँ पे, दैट टू हैंडेड इंजन एट द डोर। टू हैंडेड इंजन का मतलब मैं पूरा समझा देता हूँ आपको। टू हैंडेड का मतलब दो हाथ वाले थे, इंजन एट द डोर, इंजन एट द डोर का मतलब वहां पे जो डोर लगा हुआ होता है चर्च में, और दो हाथों वाला का मतलब वहां पे जो क्लर्जीमैन खड़े थे,
स्टैंड रेडी टू स्माइट वंस, स्माइट का मतलब यहाँ पे रॉब से है, राइट। फिर एक बार हमें स्माइट करने वाले, लूटने के लिए, रॉब करने के लिए जो है वहां पे खड़े हैं, एंड स्माइट नो मोर, और उसके बाद इतना लूटेंगे कि उसके बाद हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, नो मोर, राइट। स्माइट का मतलब यहाँ पे रॉब से है, डिसीव से है, राइट। डिसीव और रॉब होता है, ROB, रॉब, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे, ये तो आंसर गिवन है शायद। Who paid homage to departed friend to whom he has dedicated the most of his poem? तो आर्थर हेनरी एलम दिया है यहाँ पे फिलहाल। ये देखिए, एन इलेजी इज द पोम अबाउट व्हाट? heroism, romance, death? Death. Death, correct. Death. The elegy is a poem written for whom? Second, a friend or family member. Any of the above, इनमें से कोई भी, हाँ, हिस्ट्रिकल फिगर भी हो सकता है वो, भाई किसी की डेथ पे मान लो वो है आपके अब्राहम लिंकन थे, प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उनकी डेथ हुई, हमने उनके डेथ पे लिख दिया, हिस्ट्रिकल फिगर है, हमने लिख दिया, इलेजी लिख दिया, दुख व्यक्त कर दिया। फिर है अब आप फ्रेंड भी हो सकता है, फैमिली मेंबर भी हो सकता है, तो सी हो जाए, थर्ड हो जाएगा आपका आंसर। अगला देखिए, द टोन ऑफ एन इलेजी इज व्हाट? मॉर्नफुल, वेरी गुड, मॉर्नफुल हो जाएगा। अगला है, वेयर डिड इलेजी ओरिजिनेट फ्रॉम? Greek. Ancient Greek word. एंशिएंट ग्रीक। देखो अब हमने ग्रीक पढ़ाया था यहाँ पे एंशिएंट ग्रीक ऑप्शन में, तो एंशिएंट ग्रीक हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, इलेजी इज अ लॉन्ग पोम, नैरेटिव पोम और लिरिकल पोम? Lyrical poem. Sir, lyrical form. देखो वैसे तो ये तीनों हो सकते हैं, लॉन्ग भी हो सकता है वो, नैरेटिव भी हो सकता है और लिरिकल भी हो सकता है वो, ठीक है। आगे देखिए, ये तो पूरा कंप्लीट भी नहीं है, ये तो आप ऐसे ही बता देंगे मेरे ख्याल से। इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड वाज अ फेमस इलेजी Thomas ऑफ Green. Thomas Green. Thomas Green. हाँ Thomas ठीक है। Green. तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, तो आपको याद करना है खासकर इस पोर्शन को, ये जो दिया है मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार के लिए, तो शुरू से ले लीजिए आप लोग Excuse me, sir. यहाँ से। देखिए यहाँ पे मैंने वैसे इलायची लिखा है, तो आप यहाँ पे पूरा जो इसका टाइटल आप लीजिएगा, तो द इलायची, मैंने कल बताया था आप लोगों को, एंड द पेस्टोरल इलायची, एंड द पेस्टोरल इलायची, ठीक है, ये पूरा हो जाएगा क्योंकि इसके सबके बारे में बताया। ये ले लीजिए आप इसमें। Sir, excuse me. Now from here this is the next one, ये इन मेमोरियम तो क्या होगा? Hello, sir. बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इन मेमोरियम, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट, क्या रग्बी क्या? चैपल भी है। क्या यस, कन्वेक्शन का मतलब क्या होगा यहाँ पे? स्क्रीन शो ही नहीं हो रही है तो सॉरी, सर कन्वेक्शन का मतलब? कन्विक्शन का मतलब, यहाँ पे जो कन्विक्शन का मतलब है वहां पे जो है कह सकते हो एक डर से है, राइट, डर से होता है यहाँ पे कन्विक्शन का मतलब। विजिबल और नॉट ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ये देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला पोर्शन है, इसको तो आज ही याद करना है आप लोगों को। सर इसके ऊपर वाला। टेकन। Now these questions, Excuse me, sir. now next, शो ही नहीं हो रही। not visible,
विजिबल और नॉट ऑल ऑफ यू? विजिबल है सर। सर आई डोंट नो पर मेरे इसमें नहीं हो रहा है। कुछ देखो मैम, आपके उसमें इश्यू होगा, फिर बाकी सबको तो दिख रहा है मैम। नेक्स्ट आफ्टर दैट, ठीक है, तो इतने को लर्न करना है। कल सैटरडे है, ठीक है, तो सैटरडे संडे छुट्टी होती है वैसे, लेकिन फिर दशहरे की भी छुट्टी है, तो शायद आप लोग थोड़ा सा ना मैसेज की तरफ फोकस करना। यदि मान लीजिए सैटरडे या संडे क्लास हो जाती है, तो फिर क्योंकि वो दशहरे की छुट्टी भी होगी उधर, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे हम लोग, ठीक है। मैसेज यदि आता है क्लास का तो उसका देखते रहना नोटिफिकेशन आप लोग, अदरवाइज फिर कोशिश करेंगे कि दशहरे को भी क्लास हो जाए, ठीक है। बाकी देखेंगे जैसा भी होता है हम बता देंगे आपको, मैसेज आ जाएगा आपके ग्रुपों में। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, नाइस मीटिंग। Thank you, sir. थैंक यू सर।